बच्चों, आज हम रोग निदान का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। रोग और रोगी परीक्षा। जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि रोग की भी परीक्षा करेंगे, हम रोगी की भी परीक्षा करेंगे। उसके लिए दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं। अब देखो, रोग परीक्षा तो बेसिकली क्या हुआ आपका, किसका एनालिसिस है? डिजीज का एनालिसिस है, करेक्ट। और रोगी की परीक्षा किसका एनालिसिस है? पेशेंट की। अब मैम, हमने रोग का एनालिसिस कर लिया, हमें पता लग गया सिंपल पेशेंट को XYZ कोई सी भी डिजीज है। अब हमें उस रोगी की परीक्षा क्यों करनी है? अब हमें डिजीज पता लग गई तो मेडिसिन देके खत्म करते हैं ना बात। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, रोगी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने दो पेशेंट लिए, एक डिजीज लेते हैं कोई सी भी, सिंपली ले लेते हैं हम, राज्यक्षमा ले लेते हैं। चलो, राज्यक्षमा ले लो, या मॉडर्न में आप ट्यूबरक्लोसिस अभी समझ सकते हो। कोई सी भी डिजीज ली, एक दो पेशेंट आए हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, ओल्ड पेशेंट है, एक यंग है, ठीक है। एक का डाइजेशन मान लो बहुत अच्छा है, गुड है, एक का डाइजेशन पुअर है। एक की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, मीडियम बोल दो, या फिर ओल्ड वाले की हमने मान ली लो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ ठीक है, हाई है। तो इन दोनों में बताओ फर्क होगा या नहीं होगा? इनका डाइजेशन क्या है, पुअर है, और डाइजेशन यहाँ पर गुड है। एक इमेजिनरी केस ले रहे हैं हम, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा मेडिसिन का। इनके ऊपर मेडिसिन हमें अलग देनी पड़ेंगी, यहाँ मेडिसिन हमें अलग देनी पड़ेंगी। दोनों का बल, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, दोनों की डाइजेशन पावर अलग है, दोनों की एज डिफरेंस अलग है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, करेक्ट। तो सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस से यहाँ काम नहीं चलेगा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया राज्यक्षमा है तो अब हम उसका रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट दे देंगे, नहीं। अब क्या होगा इसमें, हमारा रोगी की परीक्षा के अनुसार बल देखी जाएगी। जिसमें बल ज्यादा है, जो जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के वेग को झेल सकता है, उसमें हम अच्छी मेडिसिन दे सकते हैं, हैवी मेडिसिन दे सकते हैं। जिसका बल कम है, जो मेडिसिन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो उसका बल नहीं सह सकता, उसे हम वो लाइट मेडिसिन से ट्रीटमेंट देंगे। ऑब्वियसली समझ में आया रोगी परीक्षा का इंपॉर्टेंस यहाँ पर। तो इसीलिए रोग परीक्षा के साथ साथ रोगी परीक्षा भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि ट्रीटमेंट करने से पहले रोग और रोगी की दोनों की परीक्षा हमें करनी चाहिए। उसके अलग अलग मेथड्स है। जैसे रोग परीक्षा का मैंने क्या बताया था, निदान पंचक, ठीक है। रोग परीक्षा हम निदान पंचक के थ्रू करते हैं, और रोगी परीक्षा के तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम देखेंगे। त्रिवेद, षड्वेद, दशवेद, अष्टवेद, बहुत सारे एक एक करके मेथड्स हम देखेंगे। इतना बेसिक इंट्रो समझ में आया इसका? तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा से। व्हाट इज एग्जैक्टली परीक्षा? तो इसमें क्या बोलते हैं, परीक्षायस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम प्रतिपत्तिर्नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्ति व्यस्तस्य तथा अनुष्ठान ज्ञानम। तो इसमें क्या बोलते हैं, परीक्षायस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। तो परीक्षा का यहाँ पे प्रयोजन बोला गया है कि प्रतिपत्ति ज्ञान ही क्या है, परीक्षा का प्रयोजन है। अब प्रतिपत्ति ज्ञान क्या है उसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। प्रतिपत्ति नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्ति व्यस्तस्य तथा अनुष्ठान ज्ञानम, यानी कि प्रतिपत्ति ज्ञान मतलब जैसा कि शास्त्रों में विकारों के बारे में बताया गया है, उसके जैसे लक्षण बताए गए हैं, उसके जो कारण बताए गए हैं, उन्हें उसी प्रकार जानकर समझकर फिर जो शास्त्रों में उस रोग का रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट बताया गया है, उसी प्रकार उसकी चिकित्सा करने को हम प्रतिपत्ति बोला जाता है। करेक्ट है, समझ में आया? परीक्षा का प्रयोजन ही क्या है, प्रतिपत्ति ज्ञान, यानी कि उसको अच्छे से समझना, फिर उसका जैसे ट्रीटमेंट शास्त्रों में बताया गया है वैसे ही ट्रीटमेंट करना परीक्षा का प्रयोजन है। ठीक है, टर्म याद रखना, प्रतिपत्ति ज्ञानम। फिर नेक्स्ट है परीक्षयते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपाणी इति परीक्षा, यानी कि इससे क्या होता है, वस्तु के स्वरूप का पता लगता है परीक्षा के थ्रू। मतलब उसका ओरिजिनल नेचर पता लगता है। जैसी वो चीज है, चीज कौन सी, रोग है, रोग का स्वरूप आपको पता लगेगा, रोग कैसा है, कितने बल वाला है, कौन सी अवस्था में है, वो सारी चीजें आपको परीक्षा से पता लगती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परीक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, दो उद्देश्य हैं। जैसे हम रोग और रोगी परीक्षा पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उद्देश्य देख रहे हैं। सबसे पहला रोगी के बल प्रमाण को जानना। रोगी परीक्षा में हम रोगी के बल को जानेंगे, और रोग परीक्षा में हम रोग के बल प्रमाण को जानेंगे। ठीक है, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एंड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजीज। यहाँ पे डिजीज और पेशेंट दोनों की स्ट्रेंथ देखनी है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान करना है। फिर जब डायग्नोसिस आपका हो जाएगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल युक्ति प्ले करती है।
अब आपने सब कुछ समझ लिया, अब आपको अपना दिमाग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है कि किस अवस्था में मैं कौन सी मेडिसिन वहां पर दे सकता हूँ जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। अब परीक्षा दो प्रकार से हम देख रहे हैं, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा में आपका प्रत्यक्ष, अनुमान वगैरह ये सारे प्रमाण आ जाएंगे, और रोगी परीक्षा हम निदान पंचक के थ्रू करते हैं, जो हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोगी परीक्षा से, रोग परीक्षा भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रोगी परीक्षा में क्या है, रोगी परीक्षा टोटल मैंने 7 पार्ट्स में लिखी है। द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध, षडविध, अष्टविध और दशविध परीक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद होनी चाहिए, एटलीस्ट इनके नाम तो पता होने चाहिए। इसमें भी अष्टविध परीक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दशविध परीक्षा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 10 मार्क में सिर्फ अष्टविध परीक्षा बोल देते हैं कि अष्टविध परीक्षा का वर्णन करें, या फिर दशविध परीक्षा को डिस्क्राइब करें। डायरेक्ट 10 मार्क क्वेश्चन भी इससे आ जाता है। ठीक है, तो परीक्षा अच्छे से पढ़नी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आनी भी चाहिए। आप ओपीडी में कहीं पे बैठोगे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपको परीक्षाएं आनी चाहिए। तो सबसे पहले द्विविध परीक्षा, ये कुछ परीक्षाएं हैं जो आप पढ़ के भी आए हो, प्रत्यक्ष और अनुमान, बेसिक आइडिया है इसके बारे में आपको। फिर त्रिविध में क्या क्या है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इसका आपको आइडिया है। चतुर्विध परीक्षा हमने पढ़ी है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति है। पंचविध परीक्षा में आ जाती है हमारी पंच इंद्रिय व निदान पंचक। फिर षडविध परीक्षा में है पंच इंद्रिय, हो गया आपका प्रश्न। फिर एक है हमारा अष्टविध परीक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति, और ये किसने दी है, योग रत्नाकर द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि अष्टविध परीक्षा का वर्णन कौन से आचार्यों ने किया है। फिर आती है हमारी दशविध परीक्षा, इसमें प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय, 10 फैक्टर्स हैं जो दशविध परीक्षा में हमें देखने हैं। तो इनको अभी एक एक करके हम देखते हुए चलेंगे। तो एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा में क्या डिफरेंस है। तो रोग परीक्षा में क्या बोलते हैं, रोग एक प्रकार से कारण पर आश्रित है, अर्थात विविध कारणों के सेवन से कार्य रूपी रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कि रोग किस पे डिपेंड करता है, कारण पे। ऑब्वियसली जब उसे कारण मिलेगा तभी रोग की उत्पत्ति होगी, यानी कि निदान सेवन से ही रोग उत्पन्न होता है। करेक्ट है, तो रोग किस पे डिपेंड कर रहा है, कारण पे डिपेंड कर रहा है, और विविध कारणों के सेवन से कार्य रूपी रोग की उत्पत्ति होगी। सिंपल पॉइंट है। फिर रोगी परीक्षा में क्या बोलते हैं, रोगी रोग उत्पादक विविध कारणों का सेवन करने वाला है। ये तो कारणों पर डिपेंड है, पर सेवन वो कारणों का कौन कर रहा है, रोगी करता है, अतः रोग उत्पत्ति का ये कारण बनता है। आयुर्वेद में रोग ज्ञान के 5 उपाय बताए गए हैं। 5 उपाय कौन कौन से, जो निदान पंचक की बात हो रही है यहाँ पे, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। फिर नेक्स्ट है रोगी परीक्षा की अनेक विधियां शास्त्र में वर्णित है। यह बहुत सारी विधि हैं, जैसे अभी मैंने पीछे बताई है, दशविध, षडविध, चतुर्विध, अष्टविध, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। रोग के बल प्रमाण का ज्ञान किया जाता है। इसमें हम रोग के बल प्रमाण का ज्ञान करेंगे कि रोग मृदु है, दारुण है, किस तरीके का है। यहाँ पे हम रोगी के बल का ज्ञान करते हैं, यानी कि रोगी का बल प्रवर है, मध्यम है या अवर है। फिर नेक्स्ट है विविध परीक्षा एवं अष्ट स्थान परीक्षा द्वारा रोग बल का ज्ञान किया जाता है। विविध परीक्षा एवं 10 स्थान परीक्षा द्वारा रोगी के बल का यहाँ पे ज्ञान किया जाता है। फिर रोग की विविध अवस्थाओं का ज्ञान होता है, यथासाध्य है, कृत साध्य है, यापी है, अनुक्रम्य है। इसमें हम रोग परीक्षा कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हम प्रोग्नोसिस भी देखेंगे कि उसकी साध्य असाध्यता क्या है। यहाँ पे रोग के विविध शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि अवस्थाओं का ज्ञान होता है। रोगी की शारीरिक दोष है, मानसिक है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं है, पूरा रोगी का सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पूछते हैं उससे भी। समझ में आया, बेसिक है, कुछ रटने वाला पॉइंट नहीं है, इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी आती है द्विविध परीक्षा। तो द्विविध परीक्षा में क्या है, द्विविधाम परीक्षाम ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम। चरक विमान 8 का रेफरेंस है इसका। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, बेसिक आइडिया है। प्रत्यक्ष मतलब देख के जो चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं, अनुमान यानी कि हम एक अनुमान मतलब सोच के हम चीजें, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, जैसे रसन इंद्रिय है, तो उसमें आप देखोगे कि रसना इंद्रिय का ज्ञान अनुमान के द्वारा किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को ऐसा तो नहीं है कि वो उसको टेस्ट करके देख लेगा, तो उसका हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा।
करेक्ट। तो प्रत्यक्ष में क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, गार्गलिंग साउंड ऑफ इंटेस्टाइन, क्रेपिटस इन जॉइंट्स, कलर, स्मेल एक्सेट्रा, जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा परसीव कर रहे हैं, सिंपल वो प्रत्यक्ष हो गया। जैसे पेट में गुड़गुड़ होना, कानों से सुनाई आ रहा है, शरीर का वर्ण चेंज हो रहा है कुछ, हम आइस से देख पा रहे हैं अपने, ठीक है, शोथ है तो उसे टच करके देख लेंगे, वो सारी चीजें जो इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं। अनुमान में जैसे अग्नि, अब अग्नि हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसका हम अनुमान लगाते हैं डाइजेस्टिव कैपेसिटी के, यानी कि अगर हम हैवी फूड दे रहे हैं, कोई उसे एकदम से पचा रहा है तो उसकी अग्नि की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोई बहुत देर में पच रहा है किसी का खाना तो उसकी अग्नि की स्ट्रेंथ उतनी कम है। तो इस तरीके से हम इसका अनुमान लगाते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथ फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज। अब व्यायाम के द्वारा किसका पता लगाते हैं हम, बल का पता लगाते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति व्यायाम कर पा रहा है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ज्यादा एग्जॉस्ट हुए, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है, उसका बल ऑब्वियसली ज्यादा है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। फिर आती है हमारी त्रिविध परीक्षा। तो त्रिविध परीक्षा में क्या बताया गया है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चाइति। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षे चारों नाम। तो यहाँ पर आचार्यों ने दोनों के अलग अलग मत है। आचार्य चरक ने जो विमान स्थान में बताया है वो 3 जो परीक्षाएं बताई हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान को बताया है। जबकि अष्टांग हृदय में वाग्भट ने क्या बताया है, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, ये 3 परीक्षाएं बताई हैं। चैप्टर 1 में आप पढ़ के आए हो, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं, अभी जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान हमने पीछे पढ़ा है, फिर इसमें एक और ऐड की गई परीक्षा आप्तोपदेश, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आचार्यों ने पहले बता दी है। अथॉरिटेटिव नॉलेज, यानी कि जो ग्रंथों में लिखी गई है, जैसे व्याधियों के लक्षण, व्याधियों के निदान, उनके पूर्व रूप आचार्य लिख कर गए हैं, तो वो आप्त पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए बिल्कुल सत्य हैं। तो हमें एज इट इज वो समझने होते हैं। वो लक्षण जो बताए गए हैं वो देख के हम समझते हैं कि ये इस व्याधि के लक्षण है, तो इसका मतलब ये वाला रोग है। सिंपल है। फिर जो वाग्भट ने बताई है दर्शन स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब इंस्पेक्शन, जो आप देख के पता लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ओपीडी में बैठे हो, आपके पास पेशेंट चल के आ रहा है, तो आप खुद सोचो उसमें क्या क्या देख सकते हो आप। सबसे पहले उसका वॉकिंग स्टाइल क्या है, कोई गेट तो नहीं है, नॉर्मल चल पा रहा है या नहीं, सांस लेने में तो उसे दिक्कत नहीं हो रही, या चलने में उसे इतने पसीने आ रहे हैं, या रुक रुक के बहुत चल रहा है, कुछ पकड़ के चल रहा है, सब दर्शन में आ गया। फिर वो आपके पास आके बैठ गया, अब आप उसकी स्किन देख रहे हो, टेक्सचर क्या है, उसके लिप्स देख रहे हो क्या टेक्सचर है, उसके नेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी आईज आप देख पा रहे हो पेल तो नहीं है, कहीं पेल है तो फिर आप जॉन्डिस या एनीमिया की तरफ जाओगे। तो इस तरीके से आप वो दर्शन के द्वारा चीजें देख रहे हो। वो हो गई आपकी दर्शन परीक्षा, जो आप देख के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, फिर एक जैसे दर्शन में आप शोथ समझ सकते हो कि स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह तो नहीं है, करेक्ट। फिर स्पर्शन यानी कि टच करके, जैसे कोई पेशेंट आया, अब आप टेम्परेचर चेक करोगे स्पर्श के द्वारा। नाड़ी परीक्षा है, वो आप वो आप स्पर्श द्वारा करोगे, करेक्ट। फिर एक होता है आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, वो स्पर्श के द्वारा हो रहा है। इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेगैली हो गया, असाइटिस हो गया, आप स्पर्श के द्वारा चीजें देख रहे हो वहां पर। ठीक, फिर आता है प्रश्न। अब आपने दर्शन स्पर्शन ये चीजें कर ली, अब जो पेशेंट को इंटरनली फील हो रहा है वो तो आप दर्शन के द्वारा भी नहीं देख सकते, स्पर्श के द्वारा भी नहीं देख सकते। वो चीजें तो आपको पूछनी पड़ेंगी, लाइक पेन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसका, अगर रेडिएट हो रहा है तो कहाँ से कहाँ तक रेडिएट हो रहा है, कब पेन स्टार्ट हुआ था, कब से है ये दिक्कत, क्या खाने से आराम मिलता है, क्या खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वो चीजें आपको प्रश्न वहां पर पूछने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई दर्शन स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा, ये हो गई हमारी त्रिविध परीक्षा। फिर नेक्स्ट आती है चतुर्विध परीक्षा। तो इसमें क्या क्या है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये 3 हमने पढ़ लिए। युक्ति हमारी पता है हमें क्या होता है, युक्ति इज बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि अब आपने जैसे मैंने बताया था कि रोग का आइडेंटिफिकेशन हो गया, रोगी का हो गया, अब आपको लॉजिकली सोचना है कि इस पेशेंट का बल ये है, व्याधि का बल ये है, तो मैं इसे कौन सी मेडिसिन यहाँ पे दे सकता हूँ, मनुष्य कमजोर है तो उसे कौन सी दूंगा, अगर हमारा पेशेंट स्ट्रांग है तो उसे कौन सी मेडिसिन दूंगा। वो सारी चीजें युक्ति पूर्वक आपको यहाँ पर लगानी होती है। रोग के कुछ जैसे आपने लक्षण देख लिए, अब लक्षण में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। तो हर जगह युक्ति काम आती है। युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हमारा गुण है एक, आप कितने भी महान बन जाओ लेकिन आप अगर युक्ति नहीं लगा पा रहे हो तो आप वहां पर फेल हो जाओगे फिर। ठीक है,
फिर आती है हमारी नेक्स्ट षड्विध परीक्षा। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, षड्विधो ही रोगानाम विज्ञान उपायः तद्यथा पंचभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चायति। श्रोत्रादिभिः यानी कि जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय हो गई, ठीक है, वो आ गई, प्लस एक होता है हमारा प्रश्न। तो षड्विध परीक्षा में क्या है, श्रोत्र इंद्रिय द्वारा, त्वक इंद्रिय यानी कि स्पर्श इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, और एक हो गई हमारी लास्ट प्रश्न परीक्षा यानी कि हिस्ट्री टेकिंग, जो अभी हमने पीछे देखा था, उससे चीजें पूछनी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या, वो सारी चीजें वो इंटरनली जो फील कर रहा है वो तो खुद ओरली बताएगा पेशेंट। करेक्ट। अब 5 इंद्रियों द्वारा इसमें बताई गई है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एक सेकेंड। से श्रोत्र इंद्रिय है, तो श्रोत्र इंद्रिय परीक्षा में क्या बोलते हैं, इसमें शब्द के बारे में, जो श्रोत्र इंद्रिय द्वारा मतलब जो हम कानों से सुन पा रहे हैं, तो उसमें क्या शब्द भेद, जैसे आंत्रकूजन, आंत्रकूजन यानी कि पेट में जैसे गड़गड़ाहट हो रही है, आपने सुना भी होगा कि, या आप सबके होती है कि भूख लगी है तो पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तो वो जो आंत्रकूजन है कौन कौन से रोग में आ सकती है, गुल्म रोग में आ सकती है, पक्वाशयगत वात में आ सकती है, गृहिणी रोग में आ सकती है, गृहिणी दोष का पूर्व रूप भी है ये आंत्रकूजन होना, विष्टब्ध अजीर्ण के केस में, आमवात में, गुदगत वात में, क्षयज गृहिणी में, तो इन सब में आंत्रकूजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से आप 2-4 एग्जाम्पल याद रख सकते हो। स्वप्न भेद, उसमें क्या है, वातजकास, कफजकास यानी कि सोते हुए जैसे खराटे लेना, वो क्या होगा, स्नोरिंग, वो आपका किस में मिल सकता है, वातजकास में, शतजकास में, रक्त पित्त हो गया, अर्दित, पीनस, प्रतिशय, राज्यक्षमा, स्वरभेद रोग आदि। ठीक है, आटोप किस में मिलेगा आपको, वात उदर में, उदर रोग में, आधमान में, आम अतिसार में, आमद शूल आदि में, या गर्भवत स्वर मिलेगा वात स्वर भेद में। पारावत इव पूजन यानी कि कबूतर के समान आवाज, कबूतर की आवाज किस में से आएगी, शतजकास में आती है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पारावत इव कीजन कौन से उसमें है, शतजकास, शयजकास, वो इस तरीके के 4 ऑप्शन बना देंगे। स्वर उपघात, लॉस ऑफ स्पीच किस में आएगा, अस्थि मज्जागत कुष्ठ में आपको लॉस ऑफ स्पीच यानी कि स्वर उपघात मिलता है। तो ये हो गए श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषय। फिर है स्पर्शन इंद्रिय परीक्षा यानी कि स्पर्श की भाव कौन कौन से है, स्पर्श अज्ञातवम इति, लॉस ऑफ सेंसेशन, आप उसे टच करोगे तो उसे फील ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कुष्ठ का पूर्व रूप है ये। ठीक है, चरक के आपने निदान स्थान में ये पढ़ा होगा। बहलम हस्ती चर्मवत यानी कि स्किन किसकी तरह स्किन हो जाएगी, लाइक दैट ऑफ एलिफेंट, ऐसा चमड़े की तरह मोटी सी, उसमें चर्माख्य कुष्ठ के अंदर होगी। नाड़ी मदंतरा, पल्स अगर आप जैसे स्पर्श मैंने बताया था ना, नाड़ी परीक्षा भी आप किससे करोगे, स्पर्श द्वारा कर रहे हो, तो उसमें आपको स्लो पल्स मिलेगी, किसमें, मंद अग्नि के केस में, अगर कोई भूखा है तो उसके इसमें चंचल नाड़ी मिलेगी। तो अलग अलग नाड़ी जो है रेस्पेक्टेड, वो भी हम स्पर्श के द्वारा ही देखते हैं। ठीक है, स्पर्श में जैसे आप बीपी एग्जामिन कर रहे हो, पल्स एग्जामिनेशन करते हो ना, रेडियल पल्स या जो भी एक्सवाइजेड पल्स है, वो सब भी स्पर्श परीक्षा के अंदर आएगी। धमनी सा उष्ण वेगवती, उष्ण वेग वाली धमनी किस में मिलेगी, ज्वर में मिलेगी। फ्लक्चुएशन लाइक लेदर बैग फिल्ड विद वाटर किसमें, जलोदर में, जलोदर मतलब आपका हो गया एसाइटिस। तो एसाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्डिनल फीचर है कि ऐसा अगर आप उस पर टैप टैप करोगे तो ऐसा लगेगा कि लेदर बैग में पानी भरा हुआ है, वो पानी आपको मूव करता हुआ वहां पर दिखाई देगा, फ्लूइड का मूवमेंट वहां पर दिखाई देता है, तो वो भी हम स्पर्श से फील करते हैं पूरा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट है चक्षुर इंद्रिय परीक्षा यानी कि नेत्र के द्वारा जो हम नेत्रों में देखते हैं। हारिद्र नेत्र, नेत्र का आइस का हारिद्र वर्ण किस में मिलेगा, कामला में मिलेगा, वो कामला की असाध्य वाली स्टेज होती है। नेत्र का कृष्ण वर्ण किस में मिलेगा, वातज पांडु में मिल सकता है, वातज स्वर भेद में और कामला में। कुक्षेर अतिमात्र वृद्धि, कुक्षी की मात्रा में वृद्धि यानी कि पेट का फूल जाना, पूरा किस किस में होता है, जल उदर में आपको पेट फूला हुआ दिखेगा। अक्षीराग यानी कि अक्षियों में आंखों में लालिमा, रेडनेस किस में मिलेगी, रक्तज अभिशन में रेडनेस मिलती है आईज में। पांडुवर्ण किस में मिलेगा, पांडु रोग में। ठीक है, और रूक्ष नेत्र, ड्राइनेस इन आईज मिलती है आपको वातिक पांडु के अंदर। ठीक, इतना यहां तक क्लियर है? तो इसके बाद अभी हमारा है घ्राण इंद्रिय परीक्षा यानी कि गंध भेद लक्षण। गंधनाश किस में मिलेगी यानी कि लॉस ऑफ स्मेल किस में मिलेगा, कोविड-19 के केसेस में आपने देखा होगा
कि टेस्ट परसेप्शन कह रही हूँ, सॉरी, स्मेल परसेप्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें सारे वही रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम ब्लॉकेज था। फिर है दुष्ट पीनस राइनाइटिस के केस में, प्रतिशय में, अभिन्यास ज्वर में, गात्र दौर्गंधीय दुर्गंध आएगी किसमें से, शरीर में से, मेदो रोग के अंदर यानी कि ओबीज जो पेशेंट होंगे आपके, लोह मत्स्याम आम गंधी निश्वास, जो आप सांस ले रहे हो ना निश्वास, उसमें क्या आएगा, लोह गंध और मत्स्य गंध आम गंध जैसी आएगी। किस केस में, रक्तपित्त के केस में आती है, ये निदान में पढ़ा होगा आपने। दुर्गंध कफ किस में आता है, क्षयज कास के अंदर क्या आता है आपका, दुर्गंध कफ आपको मिलेगा, स्पुटम जिसे बोलते हैं, फाउल स्मेल उसके अंदर से आएगी। रसन इंद्रिय परीक्षा कैसे करेंगे हम, उससे क्या क्या देख सकते हैं, आस्य माधुर्य, मुख में सिर्फ ऐसा लगेगा, बार बार पेशेंट बोलेगा कि बस मीठा मीठा ही लगता रहता है, मीठा मीठा टेस्ट आता है, कुछ भी खा लो, कितना ही तीखा खा लो। तो वो किस किस केस में मिलेगा, प्रमेह का पूर्व रूप है, कफज ग्रहणी में मिलेगा, छर्दी में मिलेगा, गलगंड में मिलेगा और ज्वर रोग में वहां पर मिलता है। आस्य वैरस्य यानी कि मुख बिल्कुल टेस्टलेस फील होना, अरोचक में, ज्वर में, कास में, उदर रोग में, जीर्ण आमवात में। जिह्वा वेपन किस में मिलेगा, तृष्णा निरोधज दाह में। जिह्वा उपदेह किस में मिलेगा, प्रमेह का ये पूर्व रूप है, कोटिंग किस में मिलेगी, वो प्रमेह का पूर्व रूप है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अश्विद परीक्षा हमारी यहाँ पर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, 10 मार्क में भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है अश्विद परीक्षा का एग्जामिनेशन, मतलब पूरा एक्सप्लेन करो। तो योग रत्नाकर ने बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है। तो इसमें क्या बोला है, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अन्यष्टो निरीक्षयेत् नाड़ी मूत्रम मलम जीवाम शब्द स्पर्श द्रग आकृति, यानी कि नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श द्रग आकृति, ये 8 इसके अंदर चीजें हैं। नाड़ी क्या है हमारी, पल्स एग्जामिनेशन है। मूत्र परीक्षा के अंदर आ गया हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। मल परीक्षा क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन। जीवा परीक्षा है हमारी टंग एग्जामिनेशन। शब्द परीक्षा हो गई एग्जामिनेशन ऑफ वॉइस एंड हियरिंग ऑर्गन्स, उसके अंदर आ जाएगा। स्पर्श परीक्षा क्या है, पैल्पेशन एंड परकशन करके देखना। दृक परीक्षा क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ आईज थ्रू इंस्पेक्शन। आकृति परीक्षा है एग्जामिनेशन ऑफ होल बॉडी। अभी इनका हम एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स एग्जामिनेशन। तो नाड़ी इज ऑब्जर्व फ्रॉम जीवाक्षिणी एट कर्णमूला विद 3 फिंगर्स। कौन कौन सी, तर्जनी, मध्यमा एंड अनामिका, यानी कि इसमें हमारी कौन कौन सी 3 फिंगर्स होती हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये 3 फिंगर्स से इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जर्व फ्रॉम जीव अक्षिणी एट कर्णमूला। जीव अक्षिणी इस नाड़ी को बोला गया है, कर्णमूल पे इस तरीके से ये तीनों फिंगर्स आप रखोगे तो इससे आपको रिस्पेक्टेडली वात पित्त कफ का यहाँ पर दोषों का पता लगता है। क्लियर है। अब नाड़ी के भाव क्या क्या है, क्या पता लग रहा है हमें, उससे नाड़ी की गति पता लगती है, यानी कि पल्स रेट पता लग रहा है। गति ताल या सम विषम गति कैसी है, पल्स का रिदम पता लगेगा, कांस्टेंट है या नहीं है। पल्स का फोर्स पता लगेगा, कितना बल है, नाड़ी शक्ति, उससे रक्त का बल पता लगेगा। फिर एक नाड़ी आकृति पूर्णता, पल्स का वॉल्यूम हम उससे एग्जामिन करेंगे। नाड़ी संहति कोमल या कठोर है, पल्स की टेंशन हमें यहाँ पता लगेगी। ठीक है, सिंपल इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने की, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन कौन से फिंगर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इसमें हमारा कर्णमूल पे जीवाक्षिणी में ये एग्जामिनेशन होती है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं दोष अनुसार नाड़ी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप नाड़ी परीक्षा लिख रहे हो तो कौन से दोष में किस प्रकार की नाड़ी आपको मिलेगी। जैसे अगर वातज विकार है तो उसमें नाड़ी कैसी मिलेगी, जलोका के समान वक्र तथा सर्प के समान विषम नाड़ी मिलती है। पित्तज विकार में गौरैया, काक और मंडूक के समान नाड़ी मिलती है। कफ विकार में हंस तथा कबूतर के समान नाड़ी की गति होती है। इसमें ये गति बताई गई है इनके बारे में, ठीक है। सन्निपातज विकार में कैसी होगी, लाव, तितर, कंठ कुटर के समान वेगवान व बीच बीच में मंद नाड़ी होगी। तो आपको एग्जैक्ट सेम यही वर्ड्स वहां पर लिखने हैं कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज में रेस्पेक्टेड नाड़ी किसकी तरह होगी। एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि जलोगा के समान नाड़ी किसमें है, वातज विकार में है, पित्तज में है, कफज में है या सन्निपातज में है। ठीक है। फिर रोग अनुसार नाड़ी देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रोगों के बताए गए हैं कि इनमें कैसी नाड़ी मिलेगी। तो पित्त अधिक्य में तीक्ष्ण, कफ अधिक्य में मंद और वात अधिक्य में विषम नाड़ी मिलती है। ठीक है, पित्त की अधिकता होगी तो तीक्ष्ण नाड़ी मिलेगी, कफ की अधिकता में मंद मिलेगी, वात अधिकता में, वात का गुणी विषम, वात विषम ही होता है तो विषम नाड़ी मिलेगी। अगर मनुष्य ज्वर से पीड़ित है तो उसकी नाड़ी उष्ण व वेगवान होती है। कामी तथा क्रोधी व्यक्तियों की नाड़ी वेगवती होगी।
चिंता आतुर एवं भय आतुर में नाड़ी की गति क्षीण होगी। मंद अग्नि से पीड़ित एवं क्षीण धातु वाले पुरुष की नाड़ी मंदतर होगी, बहुत मंद होगी। रक्त प्रकोप से नाड़ी गुरु एवं काउष्ण होती है। दीप्त अग्नि वाले व्यक्तियों की नाड़ी वेगवान होती है, यानी कि जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है उनकी नाड़ी वेगवान होगी। शुद्धित पुरुष यानी कि जो भूखा है उनकी नाड़ी क्या होगी, चंचल होगी, तथा तृप्त पुरुष की नाड़ी स्थिर होगी। जो सेटिस्फाइड है, जिसने पेट भर के खाना खा लिया, उसकी नाड़ी स्थिर होगी, और जो भूखा बैठा है उसकी नाड़ी बेचारे की चंचल होगी, उसे खाना चाहिए ना। अजीर्ण में नाड़ी कठिन होगी और मंद होगी। पांडु कामला व नाड़ी चंचल और तीक्ष्ण होती है। पांडु कामला में नाड़ी कैसी है, चंचल है और तीक्ष्ण है। वात व्याधि में नाड़ी वक्र की और मंद रहती है। समझ में आया? ये चीजें याद रखनी है कि कौन से रोग में कैसी नाड़ी मिल रही है, कौन से दोष में कैसी नाड़ी मिल रही है, इंपॉर्टेंट है। अष्टविध परीक्षा इंटरनल्स आप दोगे तो उसमें भी पूछी जाएगी, फाइनल्स में भी पूछ ली जाती है। और इसके अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोष के अनुसार आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, नाड़ी कौन से दोष में, कौन से दोषज विकार में कौन सी रेस्पेक्टेड नाड़ी मिल रही है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी मूत्र परीक्षा, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या बोलते हैं, रात्रि के अंतिम पहर का मध्यधार का मूत्र कांच के पात्र में एकत्रित किया जाता है। रात्रि का अंतिम प्रहर से मतलब समझो आप सुबह सुबह वाला, बिल्कुल जब आप ये नहीं कि बीच रात में उठ के लोगे। रात्रि के अंतिम पहर मतलब जो लास्ट का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला यूरिन है, फर्स्ट यूरिन सो के उठने के बाद आप कर रहे हो, उसमें से भी इनिशियली कुछ डिस्कार्ड करके जो मध्य धार वाला मूत्र है वो एक कांच के पात्र में लेना है, फिर कांच के पात्र में एकत्र करना है। फिर क्या करना है, प्रातः सूर्य निकलने पर, जब सूर्य निकल जाए तो उसकी परीक्षा की जाती है। कैसे, कांच पात्र में एकत्र मूत्र को तृण की सहायता से तेल बिंदु गिराया जाता है। ठीक है, तिल तेल में उसके ऊपर क्या है, तिल तेल डाला जाता है मूत्र के ऊपर। फिर उससे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसमें बोलते हैं यदि तेल बिंदु मूत्र में, तेल बिंदु क्या है, मूत्र में शीघ्र फैल जाए। मूत्र का पात्र है, उसमें एक हमने ड्रॉप डाली तेल की, अगर वो पूरा फैल जाए, तेल उस पर स्प्रेड हो जाए, तो हमें समझना है कि व्याधि उसे क्या है, साध्य है। फिर अगर ना फैले, वैसी का वैसी रहे, तो व्याधि वो कष्ट साध्य है। और अगर तेल बिंदु मूत्र तल में, वो बिंदु जैसे डाला था सीधा जाके तल में बैठ जाए, तो इसका मतलब जो उसे व्याधि है, असाध्य है। अब देखो यूरिन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई व्याधि है, तो उस व्याधि का ही प्रोग्नोसिस बता रहे हैं कैसे करना है। अगर तेल बिंदु पात्र में पूरा फैल रहा है उसकी ऊपर वाली लेयर पे, सरफेस पे, तो व्याधि साध्य है। अगर वो नहीं फैल रहा, वैसी का वैसी ऊपर है, तो व्याधि कष्ट साध्य है। अगर सीधा नीचे जाके बैठ रहा है तल में, तो इसका मतलब व्याधि वहां पर क्या है, उसे असाध्य है। क्लियर है इतना पॉइंट? फिर आगे बोलते हैं तेल का बिंदु पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा की ओर जाने पर रोगी शीघ्र ही आरोग्य को प्राप्त करता है। अगर वह पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में गमन कर रहा है, तो उस केस में क्या है, वो शीघ्र ही आरोग्य को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि साध्य है उसका रोग। तेल का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर जाने पर रोगी को ज्वर रोग से ग्रस्त समझना चाहिए। अगर वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तेल बिंदु, तो उसमें क्या करना है, उसे समझना है हमें कि वो ज्वर रोग से पीड़ित है, ज्वर की चिकित्सा करनी है। अगर ईशान कोण में तेल बिंदु जाने पर रोगी की 1 मास के अंदर मृत्यु हो सकती है। ईशान कोण क्या है, डायरेक्शन है, अगर इसमें तेल बिंदु इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब 1 मास में, 1 मंथ के अंदर अंदर रोगी की मृत्यु यहाँ पर हो सकती है। तो मूत्र परीक्षा से हम रोग, डिजीज का प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि उसमें व्याधि साध्य है, असाध्य है या कष्ट साध्य है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा, अब इसमें रोग के अनुसार कुछ मूत्र के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे ज्वर एवं यकृत विकार में क्या है, अल्प मात्रा में पीले या लाल रंग का मूत्र आपको रोगी में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं मूत्र अतिसार में बार बार पानी जैसा मूत्र आएगा। पांडु या कामला व पित्तज विकार में पीले वर्ण का डार्क पेल यूरिन आता है, देखा भी होगा आपने। पित्त वृद्धि में गहरा पीला मूत्र आएगा। मूत्राशय शूल में, मूत्राशय क्या है, हमारा ब्लैडर है, उस शूल में क्या होता है, मांस धोवन के समान, जैसे मांस को धोने पे, जैसे मीट धोते हैं ना, उसको धोने पे जब पानी निकलता है हल्का हल्का, उसमें पिंकिश सा कलर होगा, वैसा आपको मूत्र देखने को मिलेगा। ज्वर में उसके भेद के अकॉर्डिंग बताया गया है, वातज ज्वर में कुछ नीला या पीले वर्ण का मूत्र मिलेगा। पित्तज ज्वर में पीला और कफज ज्वर में किंचित पीला और झागदार फेन युक्त फोमी यूरिन मिलेगा। त्रिदोषज विकार में लाल व काले रंग का मूत्र होता है। जीर्ण ज्वर में अजाके मूत्र के वर्ण का मूत्र आता है। जलोदर में यानी कि एसाइटिस में पीले रंग का मूत्र एवं मूत्र में घी के दाने के समान दाने
प्रतीत होते हैं। हारिद्र मेह में हल्दी के रंग का उष्ण मूत्र आएगा। उदक मेह में स्वच्छ श्वेत निर्गंध व जल समान मूत्र आएगा। काल मेह में कृष्ण वर्ण का मूत्र देखने को मिलेगा। मंजिष्ठा मेह में मंजिष्ठा के रंग का और रक्त की दुर्गंध वाला मूत्र देखने मिलेगा। वसा मेह में वसा युक्त मूत्र आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ रोगों के अनुसार हमें क्या बताए गए हैं, मूत्र का वर्णन बताया गया है। जैसे नाड़ी हमने पढ़ी है रोगों के अनुसार, वैसे ही मूत्र का वर्णन है। फिर नेक्स्ट आती है इसमें मल परीक्षा। तो उसमें क्या बोलते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या है, मज्जत्यामा गुरुत्वाद्वेत पक्वा ता उपप्लवते जले बिना अतिद्रव संघात शैत्य श्लेष्म प्रदूषणात्। चरक चिकित्सा 15 में इसका वर्णन है। उसमें क्या बोलते हैं, आम मल क्या है, जो मल जल में डालने पर डूब जाए वो आम युक्त मल है। निराम मल कौन सा है, जो मल जल में डालने पर तैरता रहे। जैसे पानी में डालने पे क्या है, मल अगर नीचे बैठ जा रहा है तो वो मल क्या है, आम युक्त है, मतलब उसमें आम है। और अगर मल जल में डालने पर तैरता रहे तो वो निराम ठीक मल है। दोष अनुसार मल की स्थिति, वात प्रकोप में क्या है, मल गाढ़ा व सूखा मिलेगा। ठीक है, वात प्रकोप से क्या, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल होगा ऑब्वियसली उसका। पित्त प्रकोप से पीलापन मिलेगा, पेल होगा थोड़ा ज्यादा। कफ प्रकोप से मल श्वेत वर्ण का होगा, व्हाइटिश थोड़ा। त्रिदोष प्रकोप से मल काला, टूटा हुआ, पीता, बद्ध होता है, बंधा हुआ या टूटा हुआ है, थोड़ा सा येलोइश होगा या काला होगा। मतलब उसमें किसी भी दोष के लक्षण मिल सकते हैं। आम दोष में कफ जैसा मल उसमें हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो जो दोष अनुसार हो जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स, और ये याद रखने भी जरूरी हैं। ठीक है, अब रोग अनुसार, जैसे मूत्र की स्थिति पढ़ी थी हमने, वैसे ही रोग अनुसार मल का बताया गया है कि वातज विकार में मल कैसा, झागदार मिलेगा, शुष्क मिलेगा, धूम वर्ण का होता है। पित्तज विकार में मल हरा, पीला, उष्ण, द्रव युक्त तथा दुर्गंध युक्त होता है। कफज विकार में मल सफेद, स्निग्ध और बंधा हुआ दिखेगा। मल त्रिदोषज विकार में मल कैसा, सफेद, काला, पीला, पतला या गांठ वाला होता है। प्रदीप्ति अग्नि की अवस्था में मल पीले रंग का बंधा हुआ होगा। मंद अग्नि की अवस्था में मल कैसा होता है, पतला होता है, यानी कि वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा डायरिया टाइप स्टूल आएगा। अजीर्ण की अवस्था में, मल अवरोध की अवस्था में मल काला व शुष्क होगा। मल अवरोध की अवस्था आप कह सकते हो कॉन्स्टिपेशन की केस में। अजीर्ण की अवस्था में जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा तो मल कैसा, दुर्गंध युक्त और पतला आएगा। संग्रहणी में मल अपक्व और दुर्गंध युक्त होता है और जल में डालने पर डूब जाता है, क्योंकि संग्रहणी में क्या है, आम युक्त मल है। तो हमने पढ़ा था आम युक्त मल पानी में डालने पे वो नीचे बैठ जाता है। विसूचिका रोग में मल चावल के धोवन के समान सफेद होता है। जलोदर में मल सफेद रंग का होगा और बहुत दुर्गंधित होता है। शाखा आश्रित कामला में तिल पिष्ट सादृश अति दुर्गंध युक्त मल होता है, क्योंकि देखो शाखा आश्रित कामला में क्या है, इसमें क्या हो जाता है, एक तरीके से इसे समझ सकते हो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि यहाँ पे जो बाइल है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा। बाइल ही क्या है, पिगमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से स्टूल को। तो यहाँ पे तिल पिष्ट निभम यानी कि व्हाइटिश बिल्कुल स्टूल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑब्स्ट्रक्टेड है बाइल डक्ट। तो जब वो खुल जाएगी, उसकी चिकित्सा करोगे आप, तो मल नॉर्मल हो जाता है। जब तक वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उस केस में तिल पिष्ट सादृश मल आता है। ये इसकी चिकित्सा में भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप शाखाश्रित कामला में जब शाखा से दोष को निकाल दो, जब तिल पिष्ट सादृश मल ना आए, इसका मतलब आप समझो कि अब बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो चुका है। अधोगत रक्तपित्त में मल रक्त के साथ आता है। अधोगत रक्तपित्त में क्या आएगा, ऑब्वियसली रक्त अधोमार्ग से, नीचे के मार्ग से, गुद मार्ग से बाहर आ रहा है, तो वो मल के साथ निकल के रक्त बाहर आता है। तो ये कुछ रोगों के अनुसार यहाँ पर मल की परीक्षा बताई गई है।